नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत करता हूं। प्राचीन भारत की लेक्चर सीरीज में अंतिम लेक्चर्स चल रहे हैं, टेल लेक्चर्स चल रहे हैं, लेक्चर नंबर 81 में। और इसमें बात करेंगे आज हम चौहान वंश की। ठीक है, चौहान वंश की बात करने में सबसे पहले बात करेंगे, इनका क्षेत्र दिल्ली तथा अजमेर था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। अच्छी चीज को आगे बढ़ाइए, थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो हमेशा के लिए हो जाएगा। तो चौहान वंश का क्षेत्र जो था वो दिल्ली तथा अजमेर था और चौहान वंश की अनेक शाखाओं में 7वीं शताब्दी में का मतलब है 601 से 699 एडी। तो चौहान वंश की अनेक शाखाओं में 7वीं शताब्दी में वासुदेव द्वारा स्थापित शाकंभरी के चौहान राज्य का विशेष स्थान है। शाकंभरी मतलब अजमेर के निकट, अजमेर दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है वो शाकंभरी कहलाता था। तो 7वीं शताब्दी में जो वासुदेव ने स्थापित किया है शाकंभरी में, है ना, शाकंभरी के चौहान, वो अजमेर के निकट जो चौहान आए हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। शाकंभरी ध्यान रखिएगा। तो वासुदेव ने स्थापना करी है। इस वंश के इतिहास का ज्ञान, जो चौहान वंश है शाकंभरी के अजमेर के निकट, इस वंश के इतिहास का ज्ञान हर्ष के प्रस्तर अभिलेख, प्रस्तर मतलब पत्थर, हर्षवर्धन हर्ष के प्रस्तर अभिलेख तथा सोमेश्वर के विजौलिया अभिलेख। ये सोमेश्वर जो है ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड के डैडी हैं। पृथ्वीराज चौहान थर्ड जिनका गौरी के साथ युद्ध हुआ था, तराइन फर्स्ट तराइन सेकेंड, तो ये सोमेश्वर जो पृथ्वीराज थर्ड है इनके पिता हैं सोमेश्वर। तो इन्हीं सोमेश्वर के बिजौलिया अभिलेख, और बिजौलिया कहां पे है दोस्तों? भीलवाड़ा राजस्थान। तो बिजौलिया अभिलेख से मिलता है। अजमेर भी राजस्थान में है दोस्तों, तो बिजौलिया अभिलेख या भीलवाड़ा से मिलता है। तो चौहानों की वंशावली या चौहानों के बारे में पता कहां से चलता है? हर्ष के प्रस्तर अभिलेख से और सोमेश्वर के बिजौलिया अभिलेख से, भीलवाड़ा। ठीक है, अब संस्थापक कौन है? सबसे पहले शासक वासुदेव, इनकी बात कर चुके हैं। 7वीं शताब्दी में इन्होंने स्थापना की थी। दूसरे शासक हैं दोस्तों वाकपति राज फर्स्ट। ठीक है, वाकपति राज फर्स्ट। मैं इसका आपको कोडिंग दे देता हूं, कोडिंग देखिएगा दोस्तों इसकी। ये दोस्तों कोडिंग जो है अपनी यहां पे ये है बाबा सी बीबी आ। कोडिंग का तात्पर्य यह है दोस्तों, ये अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। कोडिंग से मतलब यह है कि सारे राजा आपको क्रम से याद हो जाएंगे, भले ही बीच के कुछ राजा नहीं होंगे, लेकिन जो भी हैं वो सीक्वेंशियली हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर राजाओं के नाम याद रहेंगे, यदि बॉडी याद रहेगी, स्ट्रक्चर याद रहेगा, तो स्ट्रक्चर के अंदर के रंग आप भरते चलेंगे, हर एक फैक्ट के बारे में, टाइमलाइन का फ्लो, कास्केडिंग, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो बाबा सी बीबी आ, है ना, किसी की बीबी आ रही है तो वो बीबी कैसी है? एकदम बावा सी है, संजू बावा जैसी। ठीक है, तो बाबा सी बीबी आ, अच्छी लंबी चौड़ी बीबी है। तो बाबा सी बीबी आ, बाबा सी बीबी आ। और जैसे बीबी आएगी तो अभी पृथ्वी गो, अभी की जगह क्या बोल रहा हूं मैं? अभी पृथ्वी गो। मिला लीजिए दोस्तों। वा से मतलब वासुदेव, फिर बड़े वा से मतलब वाकपति राज फर्स्ट, सी से मतलब सिद्धराज, छोटी वी से मतलब विग्रह राज फर्स्ट सेकंड, फिर छोटी वी से विग्रह राज थर्ड, आ से अजय राज जिन्होंने अजमेर बसाया था, फिर आ से मतलब अर्णोराज, फिर वी से मतलब विग्रह राज फोर्थ, और सबसे इंपॉर्टेंट पृथ्वीराज थर्ड, और गो से मतलब गोविंद। ठीक है, तो बाबा सी पीबी आ और अभी पृथ्वी गो, अभी पृथ्वी जाएगी, अभी पृथ्वी गो। ठीक है, तो वासुदेव की बात कर चुके हैं। अब बात करना है दोस्तों वाकपति राज फर्स्ट। वाकपति राज फर्स्ट में बात करेंगे। इस वंश का प्रारंभिक शासक कन्नौज के प्रतिहार शासकों के सामंत थे। चौहान वंश जो है, चौहान वंश के शुरुआती शासक कह लीजिए चाहे सामंत कह लीजिए, तो ये चौहान किसके सामंत थे? तो प्रतिहार शासकों के सामंत थे, प्रतिहारों के सामंत थे चौहान, या चौहानों के आरंभिक शासक, कुछ भी बोले। 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में, अर्थात 901 से लेकर 999, ये 10वीं शताब्दी हो गई। तो 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसने प्रतिहारों से अपने को स्वतंत्र कर लिया था। वाकपति राज फर्स्ट ने 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रतिहारों की सामंती से अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था।
ठीक है, तो कोडिंग बना रहा हूं मैं, जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में कचारा कल्याणी बनाया था। कदम्ब, कदम्ब के सामंत कौन है? चालुक्य वातापी के। फिर चालुक्य वातापी के सामंत कौन है? राष्ट्रकूट, कचारा। और राष्ट्रकूटों के सामंत कौन है? कल्याणी के चालुक्य। तो कचारा कल्याणी। इसी तरीके से यहां पे प्रचोत बना रहा हूं मैं, एक डिफरेंट कोडिंग कर रहा हूं मैं, प्रचोत। प्रतिहारों के सामंत कौन है? चौहान। प्रचोदयात होता है ना, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात। तो प्रचोत वहीं से लिया है मैंने, ठीक है, प्रचोत। तो प्रा मतलब प्रतिहारों के सामंत कौन है? चौहान। और चौहानों ने किसे सामंत बनाया था? तोमरों को। आगे की लाइन में अपन पढ़ेंगे अभी। ये तोमरों की स्वाधीनता समाप्त कर उन्हें अपना सामंत बनाया। तो प्रतिहारों के सामंत हैं चौहान, और चौहानों के सामंत कौन रहेंगे? तोमर। तो प्रचोत याद रखिएगा दोस्तों। तो 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसने प्रतिहारों से अपने को स्वतंत्र कर लिया था वागपतिराज फर्स्ट ने। अब बात करते हैं, बाबा हो गया सी मतलब सिद्धराज। इसने अपने राज्य का विस्तार कर महाराज की उपाधि धारण की थी। सिद्धराज ने अपने राज्य का विस्तार कर महाराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। फिर बी मतलब विग्रहराज सेकंड। इसने चालुक्य शासक मूलराज फर्स्ट का ही नाम है भीमदेव फर्स्ट, ठीक है। चालुक्य शासक मूलराज फर्स्ट या इसी को बोलते हैं भीमदेव फर्स्ट को हराया तथा भृगु कक्ष में आशापुरी देवी मंदिर का निर्माण कराया। भृगु कक्ष मतलब भड़ूच, जिसको पुराने समय में भेरी गच्छा भी बोलते थे। भृगु कक्ष को आप थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करके बोलिए तो भेरी गच्छा, भृगु कच्छा, भेरी गच्छा, भृगु कच्छा, भड़ूच। भड़ूच वही जगह है जहां नर्मदा नदी जाके समुद्र से मिल रही है, गुजरात में। तो विग्रहराज 2 ने चालुक्य शासक मूलराज फर्स्ट, जो गुजरात के चालुक्य हैं, अन्हिलवाड़ जिनकी राजधानी है, सोलंकी वंश जिसको बोलते हैं आप, उन्हीं का शासक है ये मूलराज फर्स्ट, और भीमदेव फर्स्ट को हराया था तथा भृगु कक्ष में आशापुरी देवी मंदिर का निर्माण कराया है विग्रहराज सेकंड ने। विग्रहराज थर्ड की बात करें तो इसके समय परमार चौहानों की मित्रता हो गई। परमार और चौहानों की मित्रता हो गई थी विग्रहराज थर्ड के समय। परमार राजकुमारी राजदेवी से इसने विवाह किया था। विग्रहराज थर्ड ने परमार राजकुमारी राजदेवी से विवाह किया। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बाबा सी बीबी हो गया आ मतलब अजय राज। अजय नाम से ही समझ में आता है, अज मतलब अजमेर, ठीक है। तो यह पृथ्वीराज फर्स्ट का पुत्र था। देखिए मैंने पृथ्वीराज फर्स्ट की चर्चा नहीं करी है क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यह पृथ्वीराज फर्स्ट का पुत्र था। इसी ने अजमेर नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। तो अजमेर की स्थापना किसने की? अजय राज। अज से बना है, अजय से बना है अजमेर, ठीक है। अर्णोराज, इसने अजमेर के पास जो मुल्तान है राजस्थान में, अजमेर के पास मुल्तान में महमूद गजनबी की सेना को हराया, है ना। 1005-6 से लेके और 1007-8 फिर 1025 ऐसे 17 बार महमूद गजनबी में आक्रमण किया था। सोमनाथ का जो 1025 ईस्वी में आक्रमण हुआ था महमूद गजनबी का, वो सेकंड लास्ट आक्रमण था, 16वां आक्रमण था दोस्तों। तो इसने अजमेर के पास मुल्तान में महमूद गजनबी की सेना को हराया। हालांकि यह युद्ध निर्णायक नहीं था, मतलब लड़ाई हो गई होगी, वो थोड़ा सा डिफीट हो गया होगा, वो चला गया होगा, ये चले आए, इस तरीके से कुछ बात हुई होगी। तो हालांकि यह युद्ध निर्णायक नहीं था, महमूद गजनबी तब भी आगे बढ़ता रहा, ठीक है। तो अर्णोराज का ध्यान रखेंगे, महमूद गजनबी की सेना को कहां पे हराया था? मुल्तान में। फिर बात करते हैं अभी, है ना, अर्णोराज हो गया जी। फिर अर्णोराज के बाद वी से मतलब विग्रहराज फोर्थ। ये सबसे ज्यादा प्रतापी शासक था, बहुत ज्यादा प्रतापी शासक था। इसे बीसल देव चौहान भी कहते हैं। और बीसल देव रासो मेरे ख्याल से नरपति नाल्ह नामक लेखक ने लिखी है, नरपति नाल्ह ने लिखी है बीसल देव रासो। देखिएगा हिंदी में मिलेगा आपको। तो बीसल देव चौहान भी किसको बोलते हैं? विग्रहराज फोर्थ को, बीसल देव चौहान। इसने तोमरों की स्वाधीनता समाप्त कर उन्हें अपना सामंत बनाया। बीसल देव चौहान या विग्रहराज फोर्थ ने तोमरों की स्वाधीनता, लिबर्टी को समाप्त करके और उनको अपना सामंत बनाया। मतलब प्रचोत, प्रतिहार के सामंत ये स्वयं थे चौहान, और चौहानों के सामंत, चौहानों ने अपना सामंत किसको बनाया? तोमरों को। कौन से चौहान ने बनाया? तो विग्रहराज फोर्थ ने। तोमरों ने दिल्ली नगर बसाया था। यह प्रश्न कई बार आया है, दिल्ली नगर किसने बसाया था? तो तोमरों ने बसाया था।
इसने संस्कृत नाट्य की रचना की। विग्रहराज फोर्थ या बीसलदेव चौहान ने संस्कृत नाट्य की रचना की। इस नाटक के कुछ अंश कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित 2.5 दिन का झोपड़ा, जो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बना हुआ है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 2.5 दिन में बन जाने के कारण उसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। तो 2.5 दिन के झोपड़ा जो मस्जिद है उसकी दीवारों पर इस नाटक के कुछ अंश मिलते हैं। कौन से नाटक के? संस्कृत नाट्य। तो संस्कृत नाट्य के कुछ अंश जो है 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में स्थित है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन में ये मस्जिद बनवाई थी। तो इसी की दीवारों में संस्कृत नाट्य के कुछ अंश जो है वो मिलते हैं। इसका दरबारी था, विग्रहराज फोर्थ का दरबारी था सोमदेव, और सोमदेव ने ललित विग्रहराज जी की स्थापना की। विग्रहराज के दरबार में है तो विग्रहराज का प्रशस्ति तो करेगा ही, गुणगान तो करेगा ही। तो ललित विग्रहराज की रचना किसने की? सोमदेव ने। ठीक है, बीसलदेव चौहान या विग्रहराज फोर्थ का कवि कौन है? सोमदेव। ठीक है, तो अभी हो गया। अब पृथ्वी मतलब पृथ्वीराज थर्ड 1178 एडी में, ठीक है, 1178 एनी डोमिनी एडी में सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज थर्ड शासक हुआ। सोमेश्वर का बिजौलिया अभिलेख देख चुके हैं यहां पे। तो सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज 3 शासक हुआ 1178 में, अगर आप याद रखना चाहें तो। और इसे राय पिथौरा भी कहा गया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इनको राय पिथौरा क्यों कहा गया। मैंने सर्च करने की कोशिश करी थी, कुछ काम में लग जाने के कारण सर्च नहीं कर पाया। तो राय पिथौरा भी कहते हैं पृथ्वीराज थर्ड को। इन्होंने चंदेल शासक परमर्दी देव पर आक्रमण किया। चंदेल शासक जो महोबा के शासक थे परमर्दी देव, तो परमर्दी देव पर आक्रमण किया था इन्होंने। और परमर्दी देव के पास महान सेनापति आल्हा और ऊदल होने के बावजूद भी परमर्दी देव हार गए, है ना। इतना मतलब शब्दभेदी बाण चलाने वाला व्यक्ति था पृथ्वीराज चौहान थर्ड, बहुत बलशाली। तो परमर्दी देव के पास आल्हा ऊदल जैसे बहादुर सेनापति होने के बाद भी परमर्दी देव हार गया पृथ्वीराज चौहान थर्ड से। और इसने गुजरात के चालुक्य शासक भीम सेकंड को भी पराजित किया, है ना। भीम सेकंड या भीमदेव सेकंड। भीमदेव सेकंड का नाम भी क्या हो जाएगा दोस्तों? मूलराज सेकंड। तो मूलराज फर्स्ट या भीमदेव फर्स्ट एक ही नाम, एक ही शासक के नाम है, ठीक है। इसी तरीके से भीम सेकंड या भीमदेव सेकंड या मूलराज सेकंड एक ही शासक के नाम है। तो उसको भी पराजित किया है पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने। अब 1191 में सर्वविदित है, आप जानते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। तराई के इलाका मतलब जो हिमालय का नीचे का इलाका है, जो उत्तर प्रदेश हरियाणा वाला जो इलाका है, ये तराई वाला इलाका है। तो हिमालय का पाद, जहां से हिमालय से आई हुई नदियां नीचे जमीन के अंदर चली जाती हैं और फिर जमीन से हल्का हल्का सा पानी वहां पे जो है नमी रहती है जमीन में, बहुत ज्यादा ऐसे कीचड़ टाइप का रहता है। मच्छर बहुत होते हैं इस इलाकों में, तराई के इलाकों में, ठीक है। खेती भी अच्छी होती है, ठीक है। तो 1191 में तराइन फर्स्ट का युद्ध हुआ, पृथ्वीराज थर्ड जीत गया। किसके साथ हुआ? मोहम्मद गौरी के साथ, ठीक है। अफगानिस्तान से आया था मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी से युद्ध हुआ था 1191 में। पृथ्वीराज चौहान थर्ड जीता और अपनी जुबान के चलते इसने पृथ्वीराज चौहान थर्ड को छोड़ दिया, जो इसके लिए बहुत बड़ी गलती साबित हुई। और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें गौरी ने जीतकर इनकी आंखें निकलवा ली थी। किंवदंती के अनुसार इनकी आंखें निकलवा दी थी। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद ही भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई, ठीक है। तराइन का द्वितीय युद्ध जब मोहम्मद गौरी ने जीत लिया तो फिर तुर्की राज्य की स्थापना हुई। आपको बता दूं मैं कि राजा दशरथ के अलावा पृथ्वीराज चौहान थर्ड, चूंकि अंधे हो चुके थे, आंखें निकलवा ली थी गौरी ने, तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड और राजा दशरथ इतिहास में ये लोग हुए हैं जो शब्दभेदी बाण चला सकते हैं। शब्दभेदी बाण का मतलब है आंखें बंद करके या आंखें ना होने के बावजूद भी ये ध्वनि को सुन के और उस पर निशाना साध सकते हैं, उसको बोलते हैं शब्द भेदी बाण। तो राजा दशरथ और पृथ्वीराज चौहान थर्ड ये शब्द भेदी बाण चला सकते थे। और ठीक है, इनका दरबारी जो चंदबरदाई था, पृथ्वीराज चौहान थर्ड का दरबारी जो चंदबरदाई था, चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है, एक महाकाव्य लिखा है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अपभ्रंश का महाकाव्य है, अपभ्रंश भाषा, है ना। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है? वैदिक, लौकिक, पाली, प्राकृत। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, फिर प्राकृत, है ना, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट और फिर हिंदी। तो अपभ्रंश का महाकाव्य है, अपभ्रंश भाषा है, ठीक है।
प्राकृत और हिंदी के बीच में जो भाषा है वो अपभ्रंश है ना, और अपभ्रंश और हिंदी के बीच में है अवहट्ट। ठीक है, तो ये हिंदी जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको। तो इनका दरबारी चंद्रबरदाई जो था उसने पृथ्वीराज रासो लिखा है, अपभ्रंश का महाकाव्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये लिखा है। और इसी पृथ्वीराज रासो में इन्होंने इनके शब्दभेदी बाण चलाने की चर्चा करी है कि एक बार ऐसे चैलेंज दिया था गौरी ने इनको कि अच्छा ये शब्दभेदी बाण चलाता है, चलो मेरे को बताओ, मैं सिंहासन पे बैठा हूं। इस तरीके से आपने सीरियल्स भी देखे होंगे, तो इनके साथ में जो चौहान जी के साथ में इनका सलाहकार रहते हैं वो गाता है या चंद्रबरदाई ही लिखता है ऐसा। 4 बांस 24 गज, है ना, जो सुल्तान है, जो गौरी है, वो बैठा हुआ है सिंहासन में, तो कितनी दूरी पे बैठा हुआ है उसका अंदाजा दे रहा है वो। 4 बांस 24 गज, ठीक है। अंगुल अष्ट प्रमाण, अंगुल मतलब उंगलियां, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, चौहान मतलब पृथ्वीराज चौहान। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ऊँट नहीं है तो शब्दभेदी चलाएगा वो, तो वहां से 1 घंटा बजेगा और उस घंटे पे निशाना साधेगा तो उसको लग जाता है, ऐसे कुछ बताया गया है गौरी को। ठीक है, चलिए, तो ये लाइनें याद रखिए, आपको मेंस के हिसाब से कहीं उपयोग में आती हैं। तो इस तरीके से आपको कुछ चीजें आपकी बास्केट में, आपके तर्कश में ये तीर होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो चंद्रबरदाई ने लिखा है 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। ठीक है, जननायक एक और दरबारी हैं पृथ्वीराज III के, चंद्रबरदाई के अलावा। जननायक ने पृथ्वीराज विजय लिखी है, ध्यान देंगे। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? चंद्रबरदाई। ठीक है, बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई कौन है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई किसे कहते हैं। तो जननायक एक दूसरा दरबारी कवि था जिसने पृथ्वीराज विजय लिखी है, और हमीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। हमीर महाकाव्य जो है, हमीर देव जो राजस्थान के शासक थे, हमीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है दोस्तों? सूर्यवंशी बताया गया है। और लास्ट शासक है, अभी पृथ्वी हो गया गो का मतलब है गोविंद, पृथ्वीराज III का पुत्र था। गौरी ने अपने अधीन, जब गौरी ने जीत लिया पूरे तरीके से चौहानों को, तो गौरी ने अपने अधीन अजमेर का इसको राज्यपाल या शासक बनाया। और कुछ समय बाद ऐबक ने चौहानों का संपूर्ण रूप से दमन करते हुए, ऐबक जो है वो गुलाम था मोहम्मद गौरी का, तो ऐबक को भारत सौंपते हुए वो चला गया था अपना वापस। फिर उसको जो है जो जिन आदिवासियों ने, जिन कबाइलियों ने उसे आते समय उसने मारा था, उन्हीं ने उसको, खोखर जनजाति के लोगों ने उसको मार दिया था गौरी को वापस लौटते समय। ठीक है, तो कुछ समय बाद ऐबक ने चौहानों का दमन करते हुए दिल्ली तथा अजमेर पर पूर्ण अधिकार कर लिया। इस तरीके से चौहानों की समाप्ति हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चौहानों का ये पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने रहा। सबसे पहले आपको समय याद कर लेना चाहिए, और शासकों का क्रम याद करेंगे तो सारे रंग भरते चले जाएंगे। आपको उत्तर याद हो जाएगा तो सारी चीजें याद रहेंगी, प्रश्न याद रहेगा तो उत्तर अपने आप याद हो जाएगा। तो बाबा सी बीबी आ, बाबा सी बीबी आ, अभी पृथ्वी गो, अभी पृथ्वी गो। तो ये शासकों का क्रम है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे। एक बार ठहर के पूरा लेक्चर पढ़िए, हमेशा के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर चाहे जैसे भी प्रश्न हैं यूपीएससी लेवल तक के और वनडे एग्जाम के नीचे के लेवल तक के सारे बनेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। कुछ एक लेक्चर और बचे हैं, इसी तरीके से सहयोग करते जाइए। लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, पार्टिसिपेशन बढ़ाइए। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।